आपका हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। इसके पहले हम आपको उत्तरवर्ती मुगल काल के सभी बादशाहों और उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा चुके हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब इसके आगे जो अगला चैप्टर है वो है नवीन स्वायत्तशासी राज्यों का उदय, अर्थात नए नए जो ऑटोनोमस स्टेट यानी एक तरह से स्वायत्त राज्य जिन पर मुग़ल बादशाह का बहुत कम शासन था या वो मुग़ल अधिकार में बहुत कम नाम मात्र का उनका शासन मानते थे, ऐसे राज्यों का उदय उत्तरवर्ती मुग़ल काल के शासकों के समय में ही हुआ। किन किन राज्यों का उदय हुआ और कौन कौन से राज्य किन परिस्थितियों में स्थापित हुए, उनके संस्थापक कौन थे, ये हम एक एक करके आपको पढ़ाते चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद एक एक राज्यों के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं वो एक एक करके अलग अलग भी आपको बताते चलेंगे। जैसे हम आपको बता चुके कि उत्तरवर्ती मुग़ल काल का समय शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से 1707 से, और वो चलता है 1857 तक। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में बादशाहत प्राप्त करने के लिए आपसी जंग हुई। इसमें उनके शेष बचे बड़े बेटे मुअज्जम शाह विजयी हुए और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ राजा बने या बादशाह बने, और उनके बाद एक के बाद एक बादशाहत लोगों ने प्राप्त किया। उनके शासनकाल की घटनाएं और हम उन सबको बताते हुए अंततः बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक 1857 तक ये 150 का शासनकाल 150 साल जो भी बीता उसको आपको बताया। इन राजाओं के समय उनकी कमज़ोर परिस्थितियों, कमज़ोर प्रशासन या उनकी कमज़ोर होती स्थिति का लाभ उठाते हुए कई नए नए राज्यों का उदय हुआ। कई महत्वाकांक्षी अमीरों ने अपने अलग राज्य स्थापित किए और किस प्रकार स्थापित किए वो आपको बताया जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि सामान्यतः कितने राज्य नए नए ढंग से इस समय बने। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस समय हम आपको पढ़ा रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो वहाँ हमने आपको ये बताया होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उनकी अत्यंत कमज़ोर स्थिति या कहें सामान्यतया राज्य काज पर ध्यान न देने के कारण और इसी कारण मुग़लों के कमज़ोर होते चले जाने के कारण नए नए अमीरों का महत्वाकांक्षा भी जागा और उन लोगों ने आखिरकार दिल्ली से अलग होकर नए नए राज्य भी स्थापित किए। हम ये भी बता चुके हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय सबसे पहला ऐसा कौन राज्य था जिसका उदय हुआ। देखिए, हमने आपको बताया होगा कि सबसे पहले मोहम्मद शाह रंगीला के साम्राज्य से या दिल्ली बादशाहत से अलग हुआ अवध। बता चुके इसे हम आपको। अवध दिल्ली से अलग होने वालों में उत्तरवर्ती मुग़ल काल का पहला राज्य था और इसके संस्थापक थे शहादत अली खां। इन्हें बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। एक बार फिर जान लें, अवध इसके संस्थापक थे शहादत अली खां, इन्हें बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। और ये राजा जिस समय स्थापित होते हैं इस समय इस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। हमने ये भी बताया होगा कि अवध के थोड़े ही समय बाद हैदराबाद की स्थापना करते हैं चिन किलिज खां। इन्हें निज़ामुल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी और निज़ामुल मुल्क को अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने मान्यता देते हुए आसफ शाह की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि? आसफ शाह की उपाधि प्राप्त करने वाले ये हैदराबाद के संस्थापक बनते। यहाँ निजामत की स्थापना होती। ध्यान रहे, बंगाल, इन्हीं परिस्थितियों में बंगाल भी एक तरह से ऑटोनोमस हो जाता है, स्वायत्त हो जाता है। यद्यपि बंगाल के दिल्ली से अलग होने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी जब औरंगजेब ने अपने हाथ से अंतिम नियुक्ति मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाकर किया था। उनके शासनकाल में तो उस प्रखर शक्ति के सामने कभी मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र होने की नहीं सोचे, लेकिन
उत्तरवर्ती मुगल काल के कमज़ोर शासकों के समय इनकी महत्वाकांक्षा जागी। बाद में मुर्शिद कुली खां दीवान से बंगाल के नवाब बन गए और अजीमुद्दीन के समय में तो इन्होंने बाकायदा मुर्शिदाबाद की स्थापना कर एक अलग ढंग से बंगाल की स्थापना ही कर दी। अब ये बंगाल के जो नवाब बने मुर्शिदाबाद से शासन करने लगे, ये दिल्ली के बादशाहों की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। तो इस बंगाल के नए ढंग के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, इन्होंने जो नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की, इसके साथ साथ एक चालाकी की। इसने कभी ये घोषणा नहीं की कि हम दिल्ली बादशाह से अलग हैं। तो आप देख सकते हैं बंगाल के संस्थापक हो से मुर्शिद कुली खां। इसी तरह आप ये देखिए कर्नाटक जो कि ये कह सकते हैं कि हैदराबाद के अधीन था। कर्नाटक हैदराबाद के अधीन था, लेकिन यहाँ पर आखिरकार साम्राज्य के लोगों की महत्वाकांक्षा जागी और यहाँ कर्नाटक के नवाब होते हैं सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां के बाद अगले होते हैं मैसूर अली। मैसूर के संस्थापक होते हैं हैदर अली खां। हम जब आपको इसके पढ़ाएंगे, मैसूर राज्य के संस्थापक होते हैं हैदर अली खां। ध्यान रहे, जब हम आपको मैसूर पढ़ाएंगे तो इसके लिए ये बताएंगे कि मैसूर एक तरह से विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था और विजयनगर साम्राज्य का जब तालिकोटा के युद्ध में अंत हो गया तो एक राजा वाडियार ने चिक कृष्णराज से की अनुमति से मैसूर नामक एक नए राज्य की स्थापना की और चिक कृष्णराज के ही समय में जो कृष्णराज और नंदराज नाम के दो महत्वाकांक्षी सरदार उभर कर सामने आए शक्ति के रूप में, उन्हीं को दबाकर हैदर अली खां ने अंततः एक नए ढंग से राजा को संरक्षण में लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की। ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली। अब आप देखें रुहेलखंड के संस्थापक होते थे मोहम्मद खां बंगस। ध्यान रहे, रुहेलखंड ये आप कह सकते हैं कि अवध और दिल्ली के बीच, इधर शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ, ये क्षेत्र रुहेलखंड के तहत आते हैं। तो रुहेलखंड में बंगस पठानों ने अपनी वीरता दिखाई और बंगस पठानों में मोहम्मद खां बंगस इसमें सबसे अग्रणी रहे और इन्होंने रुहेलखंड की स्थापना की। आगे देखते हैं भरतपुर के एक साम्राज्य के रूप में संस्थापक चूड़ामल और बदन सिंह थे। ये भरतपुर राजस्थान का एक जिला है वर्तमान में, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा से सटता हुआ है। आगरा, मथुरा, इनसे सटता हुआ भरतपुर। इसके भी बनने की प्रक्रिया गोकुला जाट के समय से ही शुरू हो चुकी थी। ये गोकुला जाट तिलपत के जमींदार थे और वहाँ से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यद्यपि वो अपने समय में इसकी स्थापना एक साम्राज्य के रूप में या एक राज्य के रूप में तो नहीं कर पाए, एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में, लेकिन चूड़ामल जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने इसको एक राज्य बना दिया। तो भरतपुर जाटों का राज्य था और इसके संस्थापक चूड़ामल और बदन सिंह। देखिए, आठवां हम कहेंगे आपको जयपुर। ये आमेर की राजधानी थी। जयपुर आमेर की राजधानी जयपुर थी और इसको एक ऑटोनोमस स्टेट बनाते हैं मिर्जा राजा सवाई जयसिंह। हम आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ा चुके हैं और उसमें आपको बताए होंगे इन्हें मिर्जा राजा सवाई की उपाधि जहांदार शाह के समय मिली। तो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ये एक वैज्ञानिक सोच के राजा थे और इन्होंने खगोल, गणित इत्यादि के क्षेत्र में कुछ काम भी किए। वैज्ञानिक सोच के इस राजा मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया था, एक स्वायत्त राज्य बनाया था। इसी तरह पंजाब की परिस्थितियाँ थोड़ा इन लोगों से भिन्न है। पंजाब की एक नई पहचान सिख गुरुओं के नेतृत्व में स्थापित हुई। एक नई पहचान सिख गुरुओं के नेतृत्व में बनी। जब हम इसे आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक होते हैं और गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्मावलंबियों को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लड़ाकू जाति के रूप में, लड़ाकू धर्मावलंबी के रूप में परिवर्तित किया था।
उन्हें एक सैनिक, धार्मिक और सैनिक रूप प्रदान किया था सिखों को। और इस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर अगले सिख नेता होते हैं, जो कि गुरु नहीं होते लेकिन सिखों का नेतृत्व ग्रहण करते हैं, तो वे एक तरह से इस राज्य की स्थापना की नींव डालने लगते हैं। हालांकि अभी भी ये राज्य नहीं बन पाया था, लेकिन आगे चलकर सुकेर चकिया मिस्र के नेता महासिंह के घर रणजीत सिंह का जन्म हुआ और महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का रूप दिया, अर्थात पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि उत्तरवर्ती मुगल काल के बादशाहों के कमज़ोर परिस्थितियों का लाभ उठा करके किस तरह से पूरे भारतवर्ष के एक से एक अमीरों, धार्मिक नेताओं और राजाओं ने किस प्रकार नए नए राज्य स्थापित किए। यह मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बादशाहत या साम्राज्य व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर राजा या बादशाह या सुल्तान का व्यक्तित्व शानदार है तो पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा है। किसी अमीर, सूबेदार, सिपा सलार की महत्वाकांक्षा नहीं जागेगी। लेकिन अगर साम्राज्य के बादशाह, सुल्तान या राजा का अगर व्यक्तित्व कमज़ोर है तो धीरे धीरे अमीरों की महत्वाकांक्षा जगती है। बहुत समय से होता आया है, साम्राज्य बने फिर साम्राज्य बिगड़े। तो ये राजा या साम्राज्य के अधिष्ठाता के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इस नाते जो भी उत्तरवर्ती मुगल काल के बादशाह कमज़ोर पड़े, उनके वजीरों, उनके सिपा सलारों, उनके सूबेदारों या अमीरों की महत्वाकांक्षा जागी और नए नए राज्य उत्तरवर्ती मुगल काल के बादशाहों के शासनकाल में ही स्थापित हुए। सबसे ज़्यादा इसके लिए उत्तरदायी होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये है आज आपके सामने नए नए स्वायत्त राज्यों का उदय। ये नए स्वायत्त राज्य जो बने, इसमें इनके संस्थापक भी दिए गए। अब इनके संस्थापकों के बाद हम एक एक करके राजा या कहे राज्य, स्वायत्त शासी राज्य और उनके संस्थापक तथा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए महत्व का विषय होगा उसे बता देंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह ये स्वायत्त राज्य भी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुए और अंततः अंग्रेजों ने सभी को अपने अधीन बना लिया या उनका अस्तित्व समाप्त कर लिया और इन सभी लोगों को समाप्त कर और उसके पहले मुगलों को समाप्त कर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। ये हम अब आपको अगले तुरंत अब इसके बाद बता रहे हैं। जैसे पहला होता है अवध। अवध के संस्थापक सादत अली खां और बुरहानुल मुल्क। इनके समय के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो ये हैं कि अवध के ये संस्थापक सादत अली खां नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 में मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग भी लिए थे। थोड़ी बहुत संक्षिप्त में हमने आपको बताया होगा कि ये सादत अली खां मुग़ल साम्राज्य के वज़ीर भी बनना चाहते थे और इन्हीं के कहने पर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला भी किया था और जिसका बड़ा खामियाजा भारत को बहुत गलत मिला। ध्यान रहे, यद्यपि आत्महत्या कर लिए क्योंकि इन्होंने नादिर शाह से कहा था कि यदि आप दिल्ली पर हमला करें तो 50 करोड़ पा सकते हैं, लेकिन जब उसने इसकी मांग की तो इनको आखिरकार आत्महत्या करनी पड़ी। और सादत अली खां के लिए ये भी बताया जाता है ये ईरानी अमीर गुट से ताल्लुक़ रखते थे और ये निशापुर के सैयदों के वंशज थे, अर्थात सिया मुसलमान थे। अवध के नवाब सिया मुसलमानों के वंशज थे, अर्थात ये सिया लोग थे और ये सिया मुसलमान गुट से ताल्लुक़ रखते थे। ध्यान रहे, ये आगरा के गवर्नर भी बनाए गए जिसका प्रशासन वे अपने एक प्रतिनिधि नीलकंठ नागर के माध्यम से चलाते थे। आगरा के नवाब भी बने थे और आगरा के गवर्नर भी बने थे, अवध के नवाब थे ही और नीलकंठ नागर को इन्होंने प्रशासन में विशेष वरीयता दी। इसी के माध्यम से ये आगरा का प्रशासन चलाते थे। ध्यान रहे, एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इनके समय अर्थात अवध के नवाब सादत अली खां के समय जो अवध की राजधानी हुआ करती थी वो फैजाबाद हुआ करती थी। ध्यान रहे, यहाँ आप लिख सकते हैं कि अवध की
राजधानी राजधानी जो थी वो फैजाबाद थी। अवध की राजधानी फैजाबाद थी। संस्थापक ये इनके समय की ये घटनाएं, इनके आत्महत्या करने के बाद सादत अली खां के भतीजे एवं दामाद सफदरजंग सत्ता में आए। सफदरजंग सत्ता में आने के बाद एक प्रभावशाली ईरानी गुट के रूप में स्थापित हुए और सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया। इसी कारण सफदरजंग इस अवध साम्राज्य के या अवध स्वायत्त राज्य के नवाब बनने के साथ साथ वजीर नवाब भी कहलाते थे। इस तरह से सफदरजंग यद्यपि एक लंबे समय तक मुगल सत्ता के वजीर रहे, लेकिन बाद में एक अन्य अमीर गुट इमादुल मुल्क ने बड़े ही कुटिल नीति का चाल चलते हुए इन्हें यानी सफदरजंग को सत्ता से या वजीर के पद से इनको हटवा दिया और स्वयं साम्राज्य का वजीर बन गया। सफदरजंग की मृत्यु के बाद अगला जो शासक आता है वो है शुजाउद्दौला। अब थोड़ा सा हम लोग शुजाउद्दौला के बारे में भी जान लें, क्योंकि शुजाउद्दौला का जो इस समय नवाबी है, यावत के जो नवाब शुजाउद्दौला जो इसके बाद स्थापित हुए, उनके समय में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो इनमें से मुख्य नवाबों को हम लोग जानते हुए ये देख लेते हैं कि सादत अली, फिर सफदरजंग, उसके बाद शुजाउद्दौला के समय क्या घटित होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें अध्ययन कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग हम डाल देते हैं शुजाउद्दौला। हम देखते हैं शुजाउद्दौला अगले नवाब के रूप में आगे आते हैं। शुजाउद्दौला ने बादशाह शाह आलम को अवध में शरण दी थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शुजाउद्दौला से पहले जो नवाब होते हैं सफदरजंग, उनको मुग़ल बादशाहों के दरबार में रहने वाले एक अमीर गुट के नेता इमादुल मुल्क ने वज़ीर पद से पदच्युत करा दिया था। तो जब वह इमादुल मुल्क सत्ता पर बड़ी मजबूती से डट गया, तो ऐसी स्थिति में उसने वहाँ पर मही-उर-मिल्लर नाम के एक मुग़ल शाहजादे को बादशाह बनाया था। इस समय ये जो शाह आलम होते हैं वो बिहार में होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में इमादुल मुल्क से उनसे जो ये विद्वेष होता है, उस डर से वे अभी दिल्ली नहीं पहुंच पाते। ऐसे में शुजाउद्दौला ने शाह आलम को अवध में शरण दी थी। एक तो घटना ये है। दूसरी घटना पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में इस बादशाह शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली की तरफ से भाग लिया था, यानी मराठों के विरुद्ध। दूसरी घटना ये हो गई। तीसरी बक्सर का युद्ध। जब हम आपको बंगाल के नवाब और अंग्रेज पढ़ाएंगे तो उसमें बक्सर का युद्ध आएगा, जो 1764 में घटित हुआ था। और इसमें बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब से एक सैनिक सहायता मांगी थी। और अभी तो बता ही रहे हैं आपको कि शाह आलम भी वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि इन्हें शुजाउद्दौला ने शरण दी थी। तो वहाँ सैनिकों का एक त्रिगुट बना था, जिसमें मीर कासिम यानी बंगाल के भगोड़े नवाब, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम, इन तीनों लोगों ने एक सैनिक त्रिगुट बनाया था और अंग्रेज़ों पर हमला किया था। उधर कलकत्ता से आती हुई अंग्रेज़ों की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, उन्होंने भी आगे बढ़कर इस त्रिगुट का मुकाबला किया और दोनों का आमना सामना बक्सर में हुआ। तो बक्सर के इस युद्ध में अंततः शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये तीनों लोग परास्त रहे। हेक्टर मुनरो ने ये जंग जीत लिया। तो ये तीसरा तथ्य है कि बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला शामिल थे और त्रिगुट में बादशाह और बंगाल के नवाब के साथ हारे भी थे। तीसरा देख लीजिए। इसके बाद जो तीसरी घटना थी वह है वारेन हेस्टिंग्स से इन्होंने बनारस की संधि की थी। वारेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि के द्वारा एक तरह से इन्होंने अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की 50 लाख में इन्होंने कड़ा मानिकपुर को खरीद लिया था। इस बनारस की संधि के बाद काशी के राजा बलवंत सिंह को एक तरह से राजा मान लिया गया था और
अंग्रेजी सर्वोच्चता इन्होंने स्वीकार भी की थी। इसके बाद जो अगली घटना होती फैजाबाद की संधि। थोड़ी देर पहले प्रिय छात्रों हम आपको बता चुके हैं कि इस समय तक अभी अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। फैजाबाद जो आजकल की अयोध्या, वो अवध की राजधानी होती थी। तो फैजाबाद की संधि भी शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से किया, और इस संधि द्वारा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स अब सर्वोच्च हो ही चुका था अवध के लिए, इसने अवध की बेगमों के सुरक्षा की गारंटी ली थी। अवध के बेगमों की सुरक्षा की गारंटी भी लिया था इसने, किस संधि द्वारा? फैजाबाद की संधि द्वारा। इसके आगे की घटना देख लीजिए। इस नवाब यानी शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया और रुहेलखंड के नवाब हाफिज रहमत खां को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी और लगभग 20,000 रोहिलों को देश से निकाला दे दिया। ये इतनी घटनाएं इस शुजाउद्दौला के समय हुई थी। आसिफउद्दौला का शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ ले आई गई। आसिफउद्दौला के समय अवध की राजधानी जो कि फैजाबाद हुआ करती थी, फैजाबाद वही वर्तमान अयोध्या, ये फैजाबाद से हटाकर राजधानी आसिफउद्दौला लखनऊ ले आए। क्योंकि ये लोग शिया मुसलमान थे, इसलिए इन्होंने मुहर्रम और ताजिया के मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा का निर्माण भी करवाया। आसिफउद्दौला का शासन विशेषकर इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र किया इन्होंने। मुहर्रम और ताजिया मनाने के लिए इन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कराया। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें आसिफउद्दौला के समय हैं। ध्यान रहे, आसिफउद्दौला और वाजिद अली शाह के बीच और भी नवाब हैं, लेकिन उनके समय बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी। जैसे हम आपको सरसरी तौर पे बता देते हैं। आसिफउद्दौला के बाद अमीर अली, फिर गाजीउद्दीन हैदर, गाजीउद्दीन हैदर के बाद फिर आए इनायत अली, फिर आए अमजद अली, और अमजद अली के बाद आए वाजिद अली। मैंने इसमें लिख भी दिया है, ये वाजिद अली अमजद अली के बाद नवाब बने। क्वेश्चन भी उठ सकता है कि वाजिद अली से पहले अवध का नवाब कौन था? अमजद अली। अमजद अली के बाद वाजिद अली सत्ता में आए और इनके नवाब बनने के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं वो ये हैं, जान लें। इस तरह से ये अवध के अंतिम नवाब साबित हुए। क्यों? क्योंकि डलहौजी ने अवध के इस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया, और कुशासन का आरोप लगाकर जेम्स आउट्रम को इस कुशासन की जांच के लिए नियुक्त किया, और जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन सिद्ध हुआ, और कुशासन सिद्ध होने के आधार पर वाजिद अली शाह को डलहौजी ने गिरफ्तार करवा लिया। इन्हें कलकत्ता में ले जाकर कैद कर दिया गया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ध्यान रहे, वाजिद अली शाह का अपमान, उनकी गिरफ्तारी, कलकत्ता में उनको ले जाकर नज़रबंद करना, ये 1857 की क्रांति का एक कारण भी बताई जाती है। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी की लैप्स पॉलिसी जो थी, राजहड़प नीति का शिकार ये अवध भी रहा। इसमें हम एक चीज़ आपको और भी ये बताना भूल गए होंगे, तो आप इसमें जान लें। अंग्रेज अवध का इस्तेमाल एक बफर स्टेट के रूप में करते थे, हमेशा एक तटस्थ राज्य के रूप में करते थे, जिससे मराठों और अंग्रेज़ों के बीच बीच में राज्य रख करके उसको बफर स्टेट बनाते थे, ताकि दोनों की साधारणतया सीधी भिड़ंत न हो जाए, ऐसा होता था। तो इस तरह से ये जो बफर स्टेट था, इस बफर स्टेट का प्रयोग जो अंग्रेज़ों ने अपने हित में किया था, इसमें आप देखते हैं कि अमजद अली खां अंतिम नवाब, और इन्हीं को आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर अंततः अपनी लैप्स पॉलिसी यानी राजहड़प नीति का शिकार बनाया लॉर्ड डलहौजी ने, और अवध को अंततः 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। फिर छात्रों, ये जो वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं, ये हम अपने घर पर बना रहे हैं। जाहिर है कुछ इसमें शोरगुल, अनावश्यक आवाज़ इसमें शामिल हो सकती है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम कोई स्टूडियो घर पर नहीं बना पा रहे हैं, हम इसमें घर पर हैं। तो इस नाते
जो भी अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ताकि ठीक से और अच्छी तरह से कुछ जानकारियाँ आपके पास पहुँच सकें। इसलिए इसके लिए ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो हमारे घर पर बन रही है, हम कोई स्टूडियो में इसको नहीं बना रहे, इसलिए कुछ अनावश्यक शोरगुल इसमें हो रहा होगा, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नज़रअंदाज कीजिएगा। अपने काम की चीज़ जो है उसे लीजिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दे सकें। ध्यान रहे, ये अवध विलय कर लिए जाने के बाद अब हम जो अगला चैप्टर इस नवीन स्वायत्त शासी राज्यों के उदय में पढ़ाएंगे वो होगा हैदराबाद। नेक्स्ट हम आपको हैदराबाद पढ़ाएंगे। थैंक यू।